वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही थी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारा दूसरा पार्ट हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने बात करी थी हमारे ईएसआर की। ठीक है, तो देखो पहले भी बात कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम उसके अंदर क्या ले लेते हैं, हमारा ईएसआर ले लेते हैं। ठीक है, एनएमआर हम कवर कर चुके थे। एनएमआर के जितने भी टॉपिक्स यहाँ करवाए गए हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ नहीं करवाए गए तो इसका मतलब ये है कि उनको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ईएसआर के जो करवाए गए हैं वो भी सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईएसआर के कुछ बचे हुए टॉपिक। देखो ईएसआर में जब हमने ये पढ़ा था तो हमने ईएसआर में ये पढ़ा था कि जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या दे रहा था, हमारा ईएसआर दे रहा था। अब अनपेयर्ड में क्या आ रहा था, हमारा फ्री रेडिकल, और उसी फ्री रेडिकल के बिहाफ पे हमने इसकी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हो गया। ठीक है, ईएसआर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, एनाइसोट्रोपिक, इसके जी फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक की, जो एक नया टॉपिक हमारे लिए है। साथ ही साथ हमने स्प्लिटिंग भी देखी थी, वहाँ पे हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की स्प्लिटिंग कैसे होती है। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना था कि देखो अभी तक जितनी भी स्टडी ईएसआर में करी है वो हमने की है किसके लिए, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमारे पास क्या है, हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अब हमें क्या करनी है, चीज़ें देखनी है। कैसे देखेंगे, देखो आज का जो टॉपिक है वो एक रिलेशनशिप है। ठीक है, ईएसआर लास्टली आज ये जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, उसके बाद हम इसको बाइंड अप कर देंगे और उसके बाद हम हमारी यूनिट 5 के ऊपर आएंगे, एक्सरे के ऊपर। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है इसका, आज हम पढ़ेंगे स्पिन डेंसिटी एंड मैक कर्नल रिलेशनशिप। देखो क्या होता है कि बुक्स में ना बहुत सारा गिवन होता है, बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन हमें उतना नहीं जाना। हमें सिर्फ इतना देखता है कि उसका रिलेशनशिप क्या कहता है, स्पिन डेंसिटी से वो कैसे रिलेट करता है, बस हमें यही चीज़ देखनी है। स्पिन डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि जो हमारा हमें पता है कि जब हमारे पास फ्री रेडिकल है तो वो इलेक्ट्रॉन भी है और उसके पास जो है वो न्यूक्लियस भी है, दोनों क्या करते हैं, अपनी स्पिन्स को शो करते हैं। ठीक है, तो कितनी डेंसिटी से वो आ रहा है हमारा उसके अंदर, उस चीज़ को क्या बताएगी, स्पिन डेंसिटी बताएगी। और उसी के लिए हमारा एक मैक कर्नल ने आके और एक रिलेशनशिप दिया था कि किस तरीके से डेंसिटी को हम रिलेट कर सकते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ईएसआर है वो हमें बेसिकली हाइपरफाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। तो उसी हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी ईएसआर की स्टडी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ईएसआर में जाना है, स्पिन डेंसिटी देखनी है और मैक कर्नल रिलेशनशिप देखना है। दोनों क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, स्पिन डेंसिटी एंड मैक कर्नल रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों का एक कंबाइंड टॉपिक है ये। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे उसने क्या बोला था, किस वे में बोला था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि जो हमारी स्पिन की नंबर ऑफ पीक्स कितने में स्प्लिट होएगी, ठीक है, वो डिपेंड करती है स्पिन क्वांटम नंबर पे। ये हमें पता है भाई, एस होता है ना हमारा, इसी के ऊपर तो डिपेंड करती है स्पिन क्वांटम नंबर पे कि कितनी स्प्लिट लाइन्स जो है वो हमें मिलेंगी। अब कैसे मिलेंगी ये हमें मालूम है। देखो हमने ये बोला था कि जितना हमारा 2s+1 की वैल्यू आएगी उतनी ही लाइन्स हमारी स्प्लिट कर रही थी, उतनी ही हमें क्या मिल रही थी, हमारी पीक्स मिल रही थी। ये तो हम पहले पढ़ते आए हैं ना हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में। तो हमें यह पता है कि हमें जितनी पीक्स यहाँ पे मिल रही है वो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमें दे रहा है ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा था, स्प्लिटिंग को प्रोवाइड करवा रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ पीक्स स्प्लिटेड, द number of peaks splitted depends on spin quantum number।
किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखो इसी के बिहाफ पे एक स्टेटमेंट जारी करी गई। पहले मैं वो स्टेटमेंट लिख देती हूँ और उसके बाद हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। क्या थी वो एक स्टेटमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ hyperfine splitting depends upon extent of delocalization of unpaired electron over the molecule. अब देखो इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवर द मॉलिक्यूल। सही बात है कि हाइपरफाइन जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग किसे डिनोट करते थे हम? ए से डिनोट करते थे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकेलाइज कर रहा है, उसके ऊपर जैसे ही डिपेंड करेगा। तो हमने ये बोला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी होगी उतना ही तो वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा डीलोकेलाइज्ड होगा। डीलोकेलाइज का मतलब कि ट्रैवल करेगा एक से। भाई अगर हमारे पास सपोज मैंने कार्बन की चेन ली और मैंने बोला कि मेरे पास इथाइल रेडिकल है, ये डीलोकेलाइज इधर भी तो कर सकता है, ज़रूरी थोड़ी है। तो जितना डीलोकेलाइज करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अगर वो डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के। तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? तो मैंने ये बोला कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी के। तो यहाँ से हम ए को निकालेंगे और कोई ना कोई कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लाओगे। यहाँ पे जो लेकर आए हम थीटा लेकर आए। अब इससे क्या निकाल सकते हैं हम? ए की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना एक्सटेंट हमारा डीलोकेलाइजेशन वहाँ पे होगा। हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमारे पास जैसे डेंसिटी पता है, वैल्यूज़ गिवन होगी, घबराने की बात नहीं। अगर हमें डेंसिटी और ये सब पता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो हमें किसी तरीके का कोई लोड नहीं लेना है, सिर्फ हमें ये दो चीज़ें बातें याद रखनी है कि ये जो है ना, ये हमें एक्सटेंट बताएगा, परसेंटेज बताएगा कि कितना मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकेलाइज्ड होगा ओवर द मॉलिक्यूल। तो वो सारी चीज़ें कौन बताने वाला है? हमारा ये ए बताने वाला है हमें। ठीक है, मैककर्नल। चलो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं
मैककर्नल proposed a mechanism for the appearance of hyperfine structure for ring proton देखो हुआ यूँ था कि जो ठीक है बात ही आई कि जब हमने ये पिछले वाला स्टेटमेंट देखा ना तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि हाँ हमारा जो एक्सटेंट है ना वो डिपेंड करता है हमारे किसके ऊपर, जितना भी हमारा वो क्या बोलते हैं डिलोकलाइजेशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इसको बताने के लिए किसी तरीके की हमारे पास मैकेनिज्म नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि अभी तक हम तो बताते थे कि जो हमारा रेडिकल है उसी का ये ऐसा जो स्पेक्ट्रा है वो गिवन कर देते थे, लेकिन हमें वो डेटा आगे नहीं मिला। उसके लिए क्या करा मैककर्नल ने एक मैकेनिज्म प्रपोज करी थी हमें, ठीक है, जो कि ये बताता था कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्यों हो रहा था हाइपरफाइन रेडिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट small unpaired spin density रीज़न क्या दिया उन्होंने कि जो हमारी अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ी सी डेंसिटी होती है वो क्या करती है प्रोटॉन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा ESR का स्पेक्ट्रम जो है वो हमें वहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अब कुछ बातें हैं यहाँ पे। फॉर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होती है 2.225 मिली टेस्ला, ठीक है, छोटी सी यूनिट है, ठीक है। और अगर बात करोगे एलिफेटिक की, एलिफेटिक के लिए होती है वैल्यू हमारी थीटा इज इक्वल्स टू 50.606 टेस्ला, ठीक है, मिली टेस्ला। यहाँ पे हमारी ये कुछ वैल्यूज़ है और इसी के बिहाफ पे अब हम हमारा एक्सटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ही वैल्यूज़ को यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, कि कितनी हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएगी वो हमें क्या बताएगी, उसकी परसेंटेज बताएगी कि किस वाले के ऊपर जो है हमारा परसेंटेज रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये जो हमारा निकलता है ना, ये वाली जो चीज़ें निकलती है वो किसके लिए निकलेगी, हमारे प्रोटॉन के लिए, ठीक है। अगर हमें प्रोटॉन का वैल्यू पता लग गया तो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कितना एक्सटेंट आ रहा है वो भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम ढंग से। उससे पहले काम करो तुम अभी तक का तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक टॉपिक नहीं दिख रहा है।
ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3 रेडिकल लिया हमने, CH3 रेडिकल के लिए जो A की वैल्यू है वो है हमारी 2.304, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें ये पता है कि ये कैसा है, मेरा एलिफेटिक है। एलिफेटिक है तो हमें ये फॉर्मूला पता है, ये थीटा और ये होती है। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। हाइपरफाइन की जो हमें कांस्टेंट होगा वो गिवन होगा, लेकिन इससे क्या बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन के ऊपर रहेगी या हाइड्रोजन के ऊपर रहेगी, कितनी परसेंटेज जो है वो हमारी इस हाइड्रोजन। देखो क्या होगा कि ये और ये हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं इसका रेडिकल का, लेकिन क्या ये रेडिकल यहीं पे एग्जिस्ट करता है, क्यों ये हाइड्रोजन के ऊपर नहीं जा सकता, तो ये एक्सटेंड कितना जाएगा वो हमें ये चीज़ें बताएंगी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, बस सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थीटा कितना हो जाएगा, A/में थीटा। अब हमें A की वैल्यू तो पता है 2.304 है, थीटा हमें पता है, अभी हम लिख कर आए थे किसके लिए, एलिफेटिक के लिए। एलिफेटिक के लिए कितनी वैल्यू लिखी थी हमने, 50.06, यही तो लिखी थी। निकालोगे तो कितना आएगा, ये 0.046, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.046 इंटू 100 कर दो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही तुम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, इसकी वैल्यू आती है लगभग 4.6%। कितनी आएगी इसकी, 4.6%, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ हमने निकाली है ना, ये हमारे A की प्रोटॉन के लिए है, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि भाई यहाँ पे हमारा जो रो की वैल्यू आ रही है, कितने आ रही है, 4.6% आ रही है, किसके, एक प्रोटॉन के लिए। क्योंकि अभी हम यही चीज़ें कह रहे हैं कि हमारा जो कंसिडरेशन हो रहा है ना, देखो ये लाइन्स यही कह रही है कि मैककेर्नल ने जो बताया था वो स्पिन डेंसिटी टेक प्लेस एट दी प्रोटॉन, उन्होंने ये बताया था कि स्मॉल अनपेयर्ड स्पिन डेंसिटी टेक प्लेस एज अ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर बताया था। तो हमने प्रोटॉन की निकाली, अब प्रोटॉन की भी कितनी निकाली, एक की वैल्यू हमने निकाली। अब हमारे पास कितने प्रोटॉन्स थे वहाँ पे, 3 प्रोटॉन्स है ना, तो 3 प्रोटॉन्स के लिए क्या करोगे, 3 इंटू 4.6, मतलब ये है कि एक प्रोटॉन के लिए 4.6 की डेंसिटी है, तो 3 के लिए कितनी हो जाएगी, 4.6 इंटू 3 हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आती है हमारी, लगभग ये आएगी 13.8, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मान लो 14% के अराउंड है, ठीक है। अब हमने ये बोला कि अगर हमारा ये 14% जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या कहती है, दैट मीन्स 14% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री रेडिकल की, ठीक है। 14%, एक मिनट, ठीक है, अब सही है थोड़ा सा। That means 14% electron density exists on 3 protons and बची कितनी, 86%, 100 माइनस 14 करोगी तो 86 आएगा। 86% किसके ऊपर एग्जिस्ट करेगी, हमारी कार्बन एटम के ऊपर। तो हमने यही बताया कि अगर हमारा कोई भी फ्री रेडिकल है, अगर वो डीलोकलाइज्ड होता है तो कितने एक्सटेंट से डीलोकलाइज्ड होगा, वही हमारी स्पिन डेंसिटी और मैककेर्नल के रिलेशनशिप ने हमें बताया था, जो कि बस कुछ ही नहीं है, A = थीटा डेंसिटी है, जिससे हम ये निकाल सकते हैं। निकलेगी किससे, अगर तुम्हें जो भी वैल्यू गिवन है उससे हम प्रोटॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे ही प्रोटॉन की वैल्यू निकालोगे वहाँ पे तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और फिर उसके बाद जितना भी आएगा वो तुम्हें बताएगा कि कार्बन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा या हाइड्रोजन के। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि 86% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे है ना, इसीलिए हम डायग्राम में क्या बनाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल ना दिखा के हम कार्बन के ऊपर रेडिकल दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आई है। तो देखो केमिस्ट्री पूरी तरीके से घूमी हुई है, ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ हमें नहीं पता। हम इतने टाइम से ये स्ट्रक्चर बनाते आ रहे थे, हमें नहीं पता क्यों बनाया हमने। हम हाइड्रोजन पे भी तो रेडिकल दिखा सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। हाँ ये बोलोगे कि मैम कार्बन के पास है तो भाई डीलोकलाइज्ड भी तो हो सकता है, क्या पता ये एक और दे दे इसको, ठीक है। इसी वजह से हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, है ना। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए इसके लिए कितना है, 2.24 है, ठीक है। ठीक है, ए कितना है हमारा 2.24 है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, यही हमें वैल्यू चाहिए इसकी, आंसर के अकॉर्डिंग डेंसिटी चाहिए, ठीक है। खुद से करके देखना, वीडियो को पॉज कर लेना एक बार और खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। यहाँ पे तो मैं करूँगी 2.24 50.06, इसकी जो वैल्यू आती है वो लगभग हमारे पास, देखो डेटा मैं सीधे सीधे लिख रही हूँ यहाँ पे, 0.044 आएगा, ठीक है। जैसे ये 0.004 आता है इसको मल्टीप्लाई कर लो, किससे करोगे, परसेंटेज निकालनी है, इनटू 100 हो गया, कितना है हमारा 4.4%, ठीक है। अब ये 4.4% मेरे एक प्रोटॉन के लिए आया है। कितने प्रोटॉन है यहाँ पे मेरे पास, 5 प्रोटॉन है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 × 4.4 करना पड़ेगा। अप्रॉक्सली जो वैल्यू इसकी आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 23%। ये किसके लिए आई है, हाइड्रोजन के लिए आई है। 5 मेरे हाइड्रोजन थे, उनके लिए जो वैल्यू आई है वो मेरी यही आई है, ठीक है। तो अब बात करें कार्बन की, तो कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, 100 - 23 कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 77%। तो इसका मतलब मेरे कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा लाई कहाँ पे करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कार्बन के ऊपर लाई करेगा, मतलब जो फ्री रेडिकल है वो बेयर कहाँ पे करेगा, कार्बन के पास ही जो है वो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है, हमारा एलिफेटिक है, एरोमेटिक प्रोटोन है, उसके लिए थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, उस थीटा की वैल्यू से हमें ये चीज़ें निकालनी है, ठीक है। अब तो आई होप क्वेश्चन भी करने आ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे है, थ्योरी आ जाए तो भी है, ठीक है। थ्योरी आ जाती है तो भी क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर समझा कर आना है कि कैसे क्या है। अब अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे भी लिख सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए ए की वैल्यू जो है वो है 0.375, ठीक है। कितनी आ गई हमारी बेंजीन के लिए, 0.375। इसके लिए डेल की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 0.375 अपॉन में 2.225, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो आती है वो आती है हमारी 0.168, ठीक है। वही मल्टीप्लाई कर दो, 0.168 × 100 कितनी आएगी, 16.8% के अराउंड आएगी। ये निकली एक प्रोटॉन के लिए। कितने प्रोटॉन्स है बेंजीन के पास, 6 प्रोटॉन्स है, 6 के लिए निकालनी है अब हमें, तो 16.8 × 6 लगभग ये जो आता है वो कितनी आती है हमारी, सॉरी
बेंजीन है ना 6 नहीं 5, एक रेडिकल है ना, तो कितने हो जाएंगे 5 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, 5 प्रोटॉन के लिए निकालोगे कितना आ जाएगा ये 84%। तो मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कितना लाई करेगा 84%, और अब कार्बन के ऊपर निकालोगे तो 100 माइनस 84 कर दोगे, कितना आ जाएगा ये लगभग आएगा तुम्हारा 26, सॉरी 26 नहीं 16% के अराउंड कहाँ पे लाई करेगी, हमारी कार्बन के ऊपर लाई करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चीज़ों को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं फॉर्मूलेज लिखवा रही हूँ, एज इट इज़ ना याद कर लेना। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली के कुछ कंसिडरेशन था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन, जिसकी वजह से कुछ और फॉर्मूले हमारे आए थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो चीज़ें समझ गई होंगे। अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन भी आ जाता है तो तुम क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे आराम से। ठीक है, ठीक है, कुछ और चीज़ें यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। क्वांटम मैकेनिकल ऑन इलेक्ट्रॉन interaction show that A is equals to 2 pi 3 अब बोलोगे मैम ये क्या लिखा है आपने, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो था ना वो स्पिन डेंसिटी और मैकलनर का बेसिक फार्मूला था, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। क्वांटम मैकेनिकली भी कुछ फॉर्मूले दिए गए थे इंट्रैक्शन, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और इन सबको बताते थे। वो जो इंट्रैक्शंस की बात हुई है यहाँ पे, वो बात यही हुई है कि देखो एक ही वैल्यू निकालनी हो तो एक ही वैल्यू हम इस तरीके से निकाल देते, जी ई बीटा ये जी एन ये पता है हमें, ये हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से टॉ की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं और आर क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए नॉट तुम्हें पता है डिस्टेंस होता है, जेड तुम्हें पता है चार्ज होता है, एन जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है। तो ये सारी चीज़ें तुम क्वांटम मैकेनिकली भी निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करें तो देखो हमारा ESR का लेक्चर जो है वो यहीं पे अब कंप्लीट हो चुका है। स्पिन डेंसिटी हो गई, मैकलनल हो गया, और जो भी हमारे टॉपिक्स थे ESR के वो हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे एक्सरे के कुछ टॉपिक्स को। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि हम इतने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन के अंदर बोल सकते हो कि क्या दिक्कत आ रही है, या ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आ रहा है, फिर से उस चीज़ को समझाओ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ें देखो समझने के लिए हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो अब अगर देखोगे तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, उन्हें थ्योरी के हिसाब से ही पढ़ा जाता है, उन्हें फिर हम इस तरीके से नहीं कर सकते। अब जैसे ये है, ये चीज़ें हमें याद करनी है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम इतना डीप नहीं जा सकते। अगर तुम्हें डीप जाना है तो बेसिकली अपनी इच्छा से क्वांटम पढ़ो, क्वांटम के अनुसार ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हो आराम से। लेकिन स्पेक्ट्रो का पेपर देना है तो डेफिनेटली है कि हमारे पास इतनी ऑप्शन नहीं है कि हम क्वांटम के अंदर डीपली घुस सकें। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चीज़ों को कवर करना है, कैसे करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे क्या करना है।
ठीक है। दूसरी बात ये, मैंने हमेशा बोला है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत पास में भी आ जाएंगे, लेकिन अब पास में आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रैटेजी प्लान करनी है कि किस तरीके से जो है वो हमें हमारे लेक्चर्स को लेना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को कवर अप करना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यूनिट 1 के अंदर जो है वो तुम माइक्रोवेव है कर सकते हो, यूनिट 2 के अंदर रमन कर सकते हो, यूनिट 3 के अंदर तुम कोई भी 2 कर सकते हो, जिसमें तुम एटॉमिक कर सकते हो, मॉलिक्यूलर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी मॉलिक्यूलर नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। फोर्थ की बात करोगे तो एनएमआर और ईएसआर के अंदर हम गिने चुने कुछ टॉपिक्स कर लो जो कि रिपीटेशन में आते ही रहते हैं। रही बात एक्सरे की, वो अब हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, एक्सरे के लेक्चर्स को हम बहुत अच्छे से लेने वाले हैं, जैसे हमने एनएमआर और अब तक हमने सीरीज़ को लिया है उसी तरीके से एक्सरे में बता दूँ कुछ चीज़, थियोटिकल पोर्शन ही है पूरी तरीके से, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो जितना हमसे हो पाएगा हम उसको करेंगे और उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हमारी आज के लिए कवर हो चुकी हैं। और अब हाँ, उम्मीद करती हूँ कि जो जितना भी लेक्चर्स अब आएंगे तुम देखते होंगे, समझते भी होंगे, नहीं आ रहा है तो बता देना। ठीक है, सो थैंक यू।